Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. Students, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2. इसका पहला पार्ट जो है वो हम कवर कर चुके हैं ग्रेड 9 में. अब हम ग्रेड 10 में इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं. चलिए. ओके, दिस इज चैप्टर 6 और इसमें जो हम सबसे पहली चीज स्टार्ट करने लगे हैं वो है जुल्फिकार अली भुट्टो इरा व्हिच वाज फ्रॉम 1971 टू 1977. अब स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिकॉल लेते हैं. एक्सीलेंट, आप लोगों को आइडिया होता जा रहा है. इस रिकॉल में हम देखते हैं बैकग्राउंड कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब एज अ प्रेसिडेंट अपनी सीट संभाली तो उससे पहले मुल्क के हालात क्या थे. जल्दी से जरा रिकॉल कीजिए, हमने कहाँ छोड़ी थी हिस्ट्री. Excellent. We left it at the separation of East Pakistan. Separation of East Pakistan, 1971, the war. अब उस war में basically हुआ ये था कि there were two main parties. One was Pakistan People's Party and the other was Awami League Party. अब जब West Pakistan को उस वक्त East Pakistan की इस leading majority political party के कुछ preposition से issue हो रहा था तो द ट्रांसफर ऑफ पावर वाज नॉट टेकिंग प्लेस. जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा था तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई. वहां पे बहुत रेस्टलेसनेस होना शुरू हो गई और लोगों को इस बात से डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो गया कि जब अवामी लीग जो है वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी जीत चुकी है, बिकॉज दे वांट 288 सीट्स आउट ऑफ 300 व्हिच वाज अ क्लियर मेजॉरिटी इन ईस्ट पाकिस्तान, तो उनको ट्रांसफर ऑफ पावर क्यों नहीं दिया जा रहा. अब ये ट्रांसफर ऑफ पावर मुश्किल इसलिए था बिकॉज इट वाज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट. इतनी आसानी से, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता था. बहरहाल हालात बिगड़ गए. बहुत सारे जो बंगाली हैं दे लेफ्ट बांग्लादेश एंड दे वेंट टू इंडिया. इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, बल्कि इनफैक्ट उसने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, जिसके रिस्पॉन्स में सिचुएशन संभालने के लिए उस वक्त कौन था पाकिस्तान का हेड, किसने मार्शल लॉ लगाया था. एक्सीलेंट, अयूब खान के बाद याया खान ने मार्शल लॉ लगाया था. दैट वाज द सेकंड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान. और उसने सिर्फ ये डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के थ्रू लाइक डेमोक्रेसी अपना जो लीडर है वो चूज किया जाएगा. सो याया खान को ईस्ट पाकिस्तान में फोर्सेस भेजनी पड़ी टू कंट्रोल द सिचुएशन बिकॉज इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी. अब उसमें द वॉर ब्रोक आउट. व्हेन वॉर ब्रोक आउट इंडिया प्लेड अ नेगेटिव पार्ट. सो इवेंचुअली बांग्लादेश इमर्ज्ड ऑन द वर्ल्ड मैप. सो हेंस पाकिस्तान वाज ग्रीव्ड बिकॉज in actuality, it was a part of Pakistan, so they had to let go of a part. But for Bangladesh, it was a new start, a new beginning, because they were an independent state and they were very happy with the leader they had at that time. Now, coming back to West Pakistan, which was now completely the Pakistan after the separation, उसकी भागदौड़ किसने संभाली? जो second party थी, Pakistan People's Party, उसके जो leader थे या founder थे, that was Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto founded पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 1967. 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी. और वो क्यों बनाई थी? बिकॉज ही वॉज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम जब अयूब खान की रेन थी, और उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन किया था बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट सर्टेन स्टेप्स और द डिक्टेटरशिप ऑफ अयूब खान. अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें जुल्फिकार अली भुट्टो का, तो ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज ब्रेव, ही वॉज फेयरलेस. ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर इन द UN यूनाइटेड नेशंस व्हेन द डेलीगेशन वेंट टू UN इन 1957. 1957 में जब डेलीगेशन UN गई थी तो उस डेलीगेशन में जो सबसे यंगेस्ट मेंबर था वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे. 1958 में ही बिकेम द यंगेस्ट कॉमर्स मिनिस्टर. Then in 1963, he became the youngest foreign minister. And as foreign minister, he put in a lot of efforts. China के साथ relationships बेहतर किए जुल्फिकार अली भुट्टो ने, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था. फिर with the Central Asian countries, the Muslim countries, so he played his role. But once he resigned, so he was of the opinion, because he was a believer of democratic country, and अयूब खान के वक्त जो हालात हो गए थे मुल्क के वो ये थे कि कैपिटलिस्ट नेचर डेवलप हो गई थी. कैपिटलिस्ट नेचर का मतलब ये था कि जो मुल्क का पैसा था वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में एक्यूमुलेट हो गया था. अमीर अमीर तरीन हो गए थे और गरीब गरीब तरीन हो गए थे. सो ऐसे वक्त में भुट्टो वाज अगेंस्ट दिस एक्यूमुलेशन. हाउएवर अयूब खान के एरा में कंट्री ने इकोनॉमिकली बहुत प्रोग्रेस की थी. रिमेंबर द 5-year प्लान, द फर्स्ट एंड द सेकंड.
Excellent. Now, coming back, what happened with the situation was that once he resigned in 1967 from the foreign minister post, Zulfikar Ali Bhutto started and founded his own political party, which was Pakistan People's Party. He believed that this is a democratic people party and it will be representing the people of Pakistan. और ऐसा ही हुआ. जब इलेक्शंस हुए 1970 के, तो अवामी लीग took the majority in East Pakistan. हालांकि वेस्ट पाकिस्तान में भी अवामी लीग की मेजॉरिटी थी, बट पीपल्स पार्टी won the second majority clearly. That's because जो पीपल्स पार्टी का मोटो था वो था रोटी, कपड़ा और मकान. Because Zulfikar Ali Bhutto wanted to do something for the poor of the country. So yes, then what happened was कि when Bangladesh separated, Yahya Khan handed over the government to the second majority party which won the elections, and that was Pakistan People's Party. And Zulfikar Ali Bhutto took the oath as the president on 20th December 1971. He was a very motivated person. और उन्होंने उसी वक्त उसी जगह एक मोटिवेशनल स्पीच दी जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया और इन ख्यालात का इजहार किया कि वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ऑर्गेनाइजेशन वाइज एक स्टेबल कंट्री के तौर पे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो उस पाकिस्तान के ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था. अब इस मोटिवेशनल स्पीच से पूरे पाकिस्तान में एक जोश की लहर दौड़ गई एंड पीपल वर वेरी मोटिवेटेड. देन व्हाट ही डिड वाज, क्योंकि एक कंट्री की जो हालत है वो आप उसकी मईशत से असेस करते हो. पाकिस्तान की मईशत उस वक्त बुरे हालात में थी. वाई? वॉर की वजह से ऑब्वियसली फाइनेंसेस पे बर्डन था. उधर से बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटी का मतलब है कि इतना डिफरेंस बिटवीन द अमीर एंड द गरीब कि सारी जो आपकी इंडस्ट्रीज थी दे वर एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू फैमिलीज. वो सारी सिर्फ अमीर लोगों के पास थी. सो बेसिकली देयर वाज नो मिडिल क्लास एंड द पुअर वर वेरी पुअरर. सो व्हाट Zulfikar Ali Bhutto did was he introduced economic reforms for the progress of the country. अब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थी, किन सेक्टर्स में ली गई, चलिए देखते हैं. अब जो सबसे पहला एरिया टारगेट किया जुल्फिकार अली भुट्टो ने वो था नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि नेशनलाइजेशन क्या है. नेशनलाइजेशन इज गवर्नमेंट टेकिंग ओवर द प्राइवेट प्रॉपर्टी. दैट इज व्हाट नेशनलाइजेशन इज. और जब ऐसा होता है तो जो एसेट्स हैं या जो कैपिटल है, एसेट्स मीन जो चीजें हैं वहां से एसोसिएटेड उस जगह से, उस सेक्टर से, और जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है एंड ऑटोमेटिकली दैट हेल्प्स द पीपल ऑफ द कंट्री. सो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट Zulfikar Ali Bhutto aimed at, and he did that. 60% of the assets of the country and 80% insurance businesses, they were accumulated, इकट्ठे हो गए थे सिर्फ 22 फैमिलीज के हाथ में. सिर्फ 22 फैमिलीज जो थी वो पूरे कंट्री का जो सेक्टर है वो accumulate करके बैठी हुई थी. So by December 22nd, that is 2 days after he took the oath as a president, he passed some policies due to which, and conducted some assessments due to which passports of 22 capitalist families were confiscated. 22 families जिनके पास ये accumulation थी सारी wealth की, उनके passports confiscate, जब्त कर लिए गए. And industrial licenses issued to 19 companies were declared illegal. इन families ने जो 19 कंपनीज को इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस इशू किए हुए थे वो भी इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए. और इन लाइसेंसेस की आपको पता है प्राइस क्या थी, अमाउंट क्या थी? इट वाज ₹100 मिलियन. 100 मिलियन के ये लाइसेंसेस थे जो इलीगल थे. और ये पैसा किसका था? मुल्क का था. सो यस, ही डिक्लेयर्ड देम इलीगल, ही कॉन्फिस्केटेड देयर पासपोर्ट्स, एंड ऑन 2nd January 1972 10 heavy industries were nationalized. जो मेजर 10 इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान की वो नेशनलाइज कर दी गई. They were taken under the control of the government. अब उनमें कौन सी इंडस्ट्रीज थी? ऑटोमोबाइल, केमिकल, कंज्यूमर गुड्स, स्टील, हेवी इक्विपमेंट, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, सोशल वेलफेयर, ट्रैक्टर एंड हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. सिर्फ इन 10 नामों से ही आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर ये मेजर सेक्टर्स और ये जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं यही अगर कुछ हाथों में एक्यूमुलेटेड थी तो पूरे पाकिस्तान की क्या हालत होनी थी. मतलब गाड़ी से लेके केमिकल्स,
which is used for development of cloth, for development of other things, for chemicals, and those chemicals are raw materials for other industries. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है. It was a cascade down effect. Cascade down effect का मतलब है कि चेन रिएक्शन था, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह इफेक्ट हो रही थी. तो इन इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया. जो डायरेक्टर्स इनमें पोस्ट पे बैठे हुए थे उनको टर्मिनेट किया गया. मैनेजिंग एजेंसीज वर क्लोज्ड एंड न्यू पीपल वर प्लेस्ड इन, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे. सो यस, न्यू पीपल केम इन एंड टुक द पोस्ट्स. सो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हुई. By 16th January 1972, 11 more units were nationalized. So 16 जनवरी तक 11 और यूनिट्स भी नेशनलाइज कर दिए गए. Obviously, they were also declared illegal and there were reasons behind it, so they were also nationalized. इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो ये इंडस्ट्रीज का सेक्टर था उसको नेशनलाइज करके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, पैसे को फ्लो कराया थ्रू द इकोनॉमी, मईशत में फ्लो कराया और गरीबों की मदद की. जो अगला स्टेप लिया वो भी हम देखते हैं. Now, the next step was nationalization of banks and insurance companies. मुल्क की हालत देखिए, इंडस्ट्रीज वो कुछ हाथों में, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वो भी कुछ हाथों में, तो मईशत का क्या हाल होना था. बिग कैपिटलिस्ट फैमिलीज ओन द बैंक्स. अब वही 22 फैमिलीज जिनके पास इंडस्ट्रीज थी उन्होंने ही बैंक जो थे ओन किए हुए थे. उससे इफेक्ट क्या आ रहा था? नो गेन टू द गवर्नमेंट. ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था. इनकरेजिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम, और उससे कैपिटलिस्ट सिस्टम इनकरेज ही हो रहा था. सो ऑब्वियसली फॉर द इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी द कैपिटल और द मनी नीडेड टू बी डाइवर्टेड. जरूरत थी कि उन लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए जिनको इसकी जरूरत है. सो ऐसा ही हुआ. So what he did was, for economic stability, all insurance companies were nationalized under State Life Corporation. So 19th March 1972 को, 19 मार्च 1972 को जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी उन सब को ग्रुप करके स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन के अंडर नेशनलाइज कर दिया गया. स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन नाम तो आपको सुना हुआ लगता ही होगा. यस, इट्स द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन पाकिस्तान. नेक्स्ट टारगेट. अब जब बड़े बड़े सेक्टर्स को केटर कर लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो अब बारी आई लेबर रिफॉर्म्स की, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की. सो यस, लेट्स टेक अ लुक एट द रिफॉर्म्स जो लेबर सेक्टर में या लेबरर्स के लिए, बिकॉज जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज वर्किंग फॉर द पुअर क्लास मेजॉरिटी वाइज. सो फॉर द लेबर क्लास उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. चलिए लेट्स टेक अ लुक एट देम. Bhutto's government announced the new labor policy on 10th February 1972. The important points are as under. The representatives of the laborers were included in the administrative committee, which was responsible for running the affairs of the factory. Their total representation was 20% of the total strength and they had the right to check the accounts and stores. अब इस रिफॉर्म ने लेबरर्स को, मजदूरों को ये राइट दिया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जो कमेटी फैक्ट्री को चलाती है, उसके अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकें और 20% मतलब 20% उनकी पूरी स्ट्रेंथ का, अगर 100 लोग हैं फैक्ट्री में तो 20 लोग उस कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं एंड वो अकाउंट्स और स्टोर्स दोनों चेक भी कर सकते हैं. सेकेंड वॉज एनुअल बोनस इक्वल टू 1 month's salary was announced for laborers. Special bonuses were also announced in case the production increased. अब एनुअल बोनस सालाना जो उनको पैसे मिलने थे वो 1 महीने की सैलरी के इक्विवेलेंट होंगे और उसके अलावा अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के वो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो बढ़ गई तो तब भी मजदूरों को बोनस दिया जाएगा. द वर्किंग टाइम ऑफ द लेबरर्स वर रीस्केड्यूल्ड. 48 working hours within a week were regulated instead of 54 hours. They would be given extra remuneration if they willingly worked overtime. जो वर्किंग आवर्स थे मजदूरों के वो एक बहुत बड़ा इशू था उस वक्त. 54 वीक्स, 54 घंटे एक वीक में वो लोग काम करते थे. इसको रेगुलेट किया गया और इसको 48 आवर्स कर दिया गया. 48 आवर्स करने के बाद ये कहा गया कि अगर कोई मजदूर ओवरटाइम काम करेगा तो उसको पैसे दिए जाएंगे उसके, और वो भी विलिंगली, जबरदस्ती नहीं करवा सकते उनसे. Every laborer would have the rights of old age pension, insurance and gratuity. Medical facilities under the Social Security Scheme would be given to the laborers and it would be paid for by the owners. अब मजदूरों के बाकी हकूक की बारी आई. उसमें उनको ओल्ड एज पेंशन, कि जब वो बूढ़े हो जाएं और वो रिटायर हो जाएं तो उनको वो पेंशन मिले, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, मेडिकल फैसिलिटीज कि उनको हेल्थ केयर अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उसके पैसे, और वो पैसे ओनर ऑफ द फैक्ट्री वुड बी पेइंग, वो पे करेगा. Every laborer would be provided with residential and educational facility. Medical checkup would be mandatory.
Free education up to matriculation of at least one child was the responsibility of the factory. अब हर मजदूर को रेजिडेंशियल और एजुकेशनल, रेजिडेंशियल मतलब रहने की जगह, और उसके बच्चों को एजुकेशन जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी. मेडिकल चेकअप जो है वो लाजमी होगा, वो हर मजदूर को कराना ही होगा, और एजुकेशन उसके एक बच्चे की मेट्रिकुलेशन तक फ्री होगी और उसके चार्जेस कंपनी का मालिक उठाएगा. An industrial relations commission was set up for the settlement of the disputes among the laborers through trade unions. Junior courts were set up in this respect so that laborers could have the right to take their cases to the labor courts. अब जो इंडस्ट्रियल कमीशन थी वो सेटअप की गई, वो सेटअप इसलिए की गई कि अगर लेबरर्स को कोई इश्यूज हैं तो ट्रेड यूनियंस के थ्रू वो सेट किए जाएंगे और वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के पास जाके अपनी बात कह सकेंगे. और दूसरा, जूनियर कोर्ट सेटअप किए गए ताकि मजदूर जो हैं वो अपनी केसेस आगे तक लेके जा सकें. A post of stewardship was created who was responsible for settling differences between the mill owners and the laborers. एक नई पोस्ट सेटअप की गई स्टीवर्डशिप के नाम से. इस पोस्ट पे जो भी आदमी होगा उसका काम ये होगा कि मजदूरों में और जो ओनर हैं फैक्ट्री के, उनके दरमियान अगर कोई इशू होगा तो वो सेटल वो कराएगा. Mill owners were bound to give solid reasons before termination of a laborer for job security purpose so that unfair terminations could be avoided. अगर मिल ओनर ने किसी मजदूर को निकालना होगा तो उसको सॉलिड रीजन देना पड़ेगा, वजूहात बतानी पड़ेंगी उसको निकालने से पहले, और ये अनफेयर टर्मिनेशन के अगेंस्ट थी बात, ताकि कोई अपनी मर्जी से किसी मजदूर का हक ना मार सके. ये रिफॉर्म्स जो थी ये सारे लेबर क्लास के लिए एक रेवोल्यूशन थी, ये एक बहुत बड़ा चेंज था जिसमें उनको उनके हक के पैसे मिल रहे थे, उनके फराइज पूरे हो रहे थे और उनके हकूक कोई मार नहीं रहा था. अब जो अगली रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.